दोस्तों आज हम इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूल, एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, पॉल्यूशन मेकिंग एनर्जी के लिए वायबल अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। हालांकि इसके कुछ ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस हैं, पर हाइड्रोजन टेक्नो ऑप्टिमिस्ट की इमेजिनेशन में ग्रिप बनाए हुए है। इसके प्रोस्पेक्ट की शुरुआत 1970s में देखने को मिलती है, जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट लॉरेंस डब्ल्यू जोन्स ने टुवार्ड अ लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल इकोनॉमी नाम का एक पेपर प्रेजेंट किया था। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस पेपर के बाद देखा गया था, पर इस पेपर ने 21st सेंचुरी में हाइड्रोजन के प्रोस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। उन्होंने नोट किया था कि 21st सेंचुरी में लैंड और एयर ट्रांसपोर्टेशन में हाइड्रोकार्बन फ्यूल के लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट के लिए लिक्विड हाइड्रोजन को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। मिड 1970s में जापान ने हाइड्रोजन को अपने सनशाइन प्रोजेक्ट के अंदर 5 फोकस एरियाज में से एक बनाया था। 70s में ग्लोबल ऑयल शॉक लगा था और जापान एनर्जी के मामले में एक रिसोर्स पुअर कंट्री है। ऐसे में जापान ने आज के हिसाब से $2.4 बिलियन के बराबर बजट सोलर पावर, जियोथर्मल, कोल गैसिफिकेशन, लिक्विफिकेशन और जनरल सपोर्टिंग रिसर्च और हाइड्रोजन में लगाया। हालांकि ये सेक्टर अब ग्लोबल अटेंशन में तेजी से आ रहा है। 21st सेंचुरी के करीब 21 साल बीत चुके हैं और सस्टेनेबल एनर्जी रिक्वायरमेंट की तरफ सारे देशों की नज़र है। सवाल यह आता है कि इसमें इंडिया फिलहाल कहाँ है? भारत ऐसे कौन कौन से कदम उठा रहा है जिससे ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, पर अर्थ पर यह प्योर नेचर में नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ पर कम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, इसका फॉर्मूला है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, बस ये प्योर नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। इसे अलग करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे H2O से हाइड्रोजन यानी H2 को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में किसी मॉलिक्यूल का टूटना। ये तो सिंपल प्रोसेस है, पर कई ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी फॉसिल फ्यूल में भी केमिकल रिएक्शन और हीट से हाइड्रोजन निकाली जाती है। फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन इनॉर्मसली पॉल्यूटिंग मेथड्स हैं, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट CO2 और CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन के शेड्स बनाए गए हैं। ब्राउन हाइड्रोजन उसे कहते हैं जब कोल के यूज से हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है। नेचुरल गैस से प्रोड्यूस की जाने वाली गैस को ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ब्लू हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस से ही बनाई जाती है, पर इसमें एमिशंस को कार्बन कैप्चर में स्टोर कर लिया जाता है। सबसे क्लीन तरीका है एक वाटर टैंक में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल करंट पास कर इलेक्ट्रोलिसिस करने का। इस तरह से बनी हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। 2018 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CSIRO ने कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशंस को आउटलाइन किया था। इन एप्लीकेशंस में फ्यूल सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कार्स और ट्रक्स का बनाना, हाइड्रोजन से बनी लिक्विड अमोनिया से पावर्ड कंटेनर शिप्स, ग्रीन स्टील रिफाइनरीज जो कोल की जगह हाइड्रोजन को हीट सोर्स के लिए इस्तेमाल करती हैं, हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइंस, घरों में हीटिंग और कुकिंग के लिए नेचुरल गैस की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल उन कुछ यूजेज में है जो फिलहाल प्रॉस्पेक्ट्स में है। दोस्तों रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि वो 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बन जाएगी। मुकेश अंबानी ₹75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा एक फ्यूल सेल, गीगा फैक्ट्री और इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में खर्च होगा, जो देश के नेसेंट हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। हाइड्रोजन को कई इंडस्ट्रीज को डीकार्बनाइज करने के लिए सबसे बेहतर रास्ता माना जाता है। जून 24 को रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन एक यूनिक एनर्जी वेक्टर है जो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री और पावर जैसे सेक्टर का डीप डीकार्बनाइजेशन कर सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करने का सबसे कॉमन मेथड है प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस। इस मीटिंग में उन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री की बात की थी। ये अचानक नहीं हुआ है। RIL कुछ वक्त से हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज के लिए फ्यूचर का ग्राउंड तैयार कर रहा है।
नैस्डैक लिस्टेड हाई एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के निर्माता चार्ट इंडस्ट्रीज से हाथ मिलाए थे और इंडिया H2 अलायंस यानी IH2A बनाया था। इस अलायंस का पर्पस है कि गवर्नमेंट के साथ काम कर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज और सिस्टम का कमर्शलाइजेशन किया जाए ताकि इंडिया में नेट जीरो कार्बन पाथवेज बनाए जाएं। इस अलायंस को JSW स्टील ने भी ज्वाइन किया है। दोस्तों 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 2020 तक भारत में करीब 10 लाख हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स होंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE के मुताबिक इन व्हीकल्स में 75% केवल 2 एंड 3 व्हीलर होंगे। इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट का कहना था कि 1000 मेगावाट कैपेसिटी वाले हाइड्रोजन बेस्ड पावर जनरेटिंग प्लांट और ₹25,000 करोड़ वर्थ के हाइड्रोजन सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया गया था। इस हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल का रोड मैप एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड के स्टीयरिंग ग्रुप ने तैयार किया था जो मिनिस्ट्री ने 2003 में सेटअप किया था। ये टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रतन टाटा द्वारा लीड किया गया था। उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन को फॉसिल फ्यूल का ऑल्टरनेटिव मानते हुए नेशनल इकोनॉमी बिल्ड की जा सकती है। हालांकि लंबे समय तक ये इल्यूसिव रह सकता है क्योंकि इसके जनरेशन, स्टोरेज और डिलीवरी को लेकर कई चैलेंजेस हैं। करीब 1.5 दशक पहले रतन टाटा ऑप्टिमिस्टिक थे क्योंकि उन्हें इंडिया की साइंटिस्ट और ह्यूमन पावर स्ट्रेंथ पर भरोसा था कि इंडिया क्लीन फ्यूल को एक रियलिटी बना देगा। ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट सेक्टर ही इसमें इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट भी हाइड्रोजन में कीन इंटरेस्ट रखती है। रिसेंटली 2020 में विस्टुअल री इन्वेस्ट समिट को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन NHEM लॉन्च करने की बात की थी और इस मिशन का मेंशन 2021-22 के यूनियन बजट में आया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस मिशन के लिए ₹800 करोड़ अलग अलॉट किए हैं। PM ने बजट के बाद कहा कि फ्यूचर फ्यूल ग्रीन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बजट में अनाउंस हुआ हाइड्रोजन मिशन एक बड़ा रेजोल्यूशन है और ये पहली बार नहीं है जब गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन की बात निकाली है। 2006 में इंडिया ने हाइड्रोजन को लेकर हेड स्टार्ट किया था जब पहला हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल रोड मैप अनाउंस किया गया था। हालांकि ऑब्वियस है कि प्रोग्रेस काफ़ी धीरे रही। आइए अब हम बात करते हैं भारत में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का क्या प्रोस्पेक्ट है। एनर्जी वो मास्टर रिसोर्स है जो किसी ग्रोइंग इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है या उसे क्रिपल कर सकता है। दोस्तों क्लाइमेट चेंज का थ्रेट बढ़ रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ग्लोबली क्लाइमेट चेंज के लिए कोड रेड जारी किया है। ऐसे में ग्लोबली मार्केट्स इंक्रीजिंगली कार्बन फ्री प्रोडक्ट की मांग कर रहे हैं। इंडिया में कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन का इमेंस पोटेंशियल है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी TERI के मुताबिक फिलहाल हाइड्रोजन की डिमांड 6 मिलियन टन्स पर एनम है जो मोस्टली फर्टिलाइजर और रिफाइनरीज से आती है। ये 2050 तक 28 मेट्रिक टन और 2060 तक 40 मेट्रिक टन तक बढ़ जाएगी यदि नेट जीरो कार्बन टारगेट अचीव करना है। यदि ये डेडलाइन कम की गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइड्रोजन इंडिया के लिए $160 बिलियन का इंपोर्ट भी सेव करेगा जिसमें क्रूड, नेचुरल गैस, LNG, कोल और अमोनिया के साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक इंडिया 2030 तक यूरोपियन यूनियन को ओवरटेक कर लेगा और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। रिसेंट फोरकास्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया में अगले 2 दशकों तक बिगेस्ट एनर्जी डिमांड का शेयर क्लेम करेगा। ऐसे चैलेंजेस तो सामने आएंगे पर ग्रोथ के नए एवेन्यूज भी बनेंगे। इंडिया के पास वो पोटेंशियल है जो क्लीन और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड के साथ मेल खाते हुए एनर्जी इकोनॉमी को कंप्लीटली रीइमेजिन कर सके। ये क्लीन एनर्जी सेक्टर में पिछले कई दशकों से इनोवेशन के रिजल्ट्स को लेवरेज कर दिया जा सकता है। इस प्रोसेस में दोस्तों इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज को दिखा सकता है कि सस्टेनेबिलिटी और रैपिड ग्रोथ साथ साथ चल सकती हैं। पर इंडिया से अलग ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या हैं? दोस्तों पिछले कुछ दशकों में इंडिया की इस फील्ड में ग्रोथ स्लो थी। तब यूरोप और US ने इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FCEV टेक्नोलॉजीज में लीड ले ली। जापान और कोरिया हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ हाइड्रोजन यूजेज में ग्लोबल चैंपियंस बनने में लगे हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और चिली ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हब्स तैयार कर रहे हैं। 2012 में इंडिया ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड रिक्शा दिल्ली के प्रगति मैदान में चलाया था।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल था, लेकिन इस कदम के बाद अब तक कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया है और ग्लोबली देश आगे बढ़ गए हैं। दिसंबर 2020 में फोर्ब्स में पब्लिश्ड एक आर्टिकल ने गोल्डमैन सैक्स को साइड करते हुए बताया कि 2050 तक वर्ल्ड के एनर्जी नीड्स का 25% ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई कर सकती है और ये एक $10 ट्रिलियन की मार्केट बन सकता है। इस डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया, चिली, जर्मनी, EU, जापान, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, स्पेन और साउथ कोरिया जैसे देशों ने नेशनल हाइड्रोजन स्ट्रैटेजीज पब्लिश की हैं। इंटरेस्टिंगली इसका यूज कोविड-19 इम्पैक्ट से निकालने के लिए भी किया जा सकता है। इकोनॉमीज इस पैंडेमिक में क्रिपल कर रही हैं और ऐसे में फिलहाल हाइड्रोजन एनर्जी सेगमेंट में करीब $110 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 1,20,000 जॉब्स की जरूरत है। ये बूस्ट इकोनॉमीज को स्टेबल करने में एक हद तक हेल्प कर सकती है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में UN क्लाइमेट समिट है, जिसमें इस बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन में दोस्तों 2023 तक इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन क्रॉस कर देगा, क्योंकि रिन्यूएबल पावर और इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी की कॉस्ट गिरेंगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट्स सपोर्टिव पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेंगी। IHS मार्केट में हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल गैस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रॉबिनन कहती हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वेस्टमेंट ग्लोबली बूमिंग है। जब ग्लोबल मार्केट डेवलप हो रहा है तो बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट पीछे नहीं रहते। गेट्स फंड के ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स BEV ने हाइप्रो नाम की एक फर्म को बैक किया है, जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोटोटाइप पर काम कर रही थी। हाइप्रो के मुताबिक उनकी रिवॉल्यूशनरी मेथड से बनी ग्रीन हाइड्रोजन 95% एफिशिएंट है और साथ ही साथ सेफ और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी। ये कंपनी इलेक्ट्रोलाइसिस का ही इस्तेमाल करती है। दोस्तों जाहिर है कि ग्लोबली ग्रीन हाइड्रोजन का मार्केट बूम करेगा और क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर और पोल्यूशन के कारण एनर्जी मिक्स में मेजर शिफ्ट्स होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या फिलहाल इंडिया जो कर रहा है वो काफ़ी है या इसके पेस को तेज करने की ज़रूरत है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।